हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी कॉन्सेप्ट विद कामना मैम पर। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है फसल उत्पादन एवं प्रबंध। बच्चों, हम सारे चैप्टर्स को लाइन बाय लाइन पढ़ने वाले हैं। और लाइन बाय लाइन पढ़ने का ये मतलब है कि हमें एक एक लाइन का अच्छे से मीनिंग समझ में आए, उसके पीछे सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए, जिससे कि हमें आगे पढ़ने में प्रॉब्लम ना आए। तो देखो, शुरू करते हैं लेसन को। फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। फसल उत्पादन मतलब फसल को उगाना, और उसका प्रबंध करना। प्रबंध मतलब उसका ऐसे प्रबंध करना कि जिससे वो खराब ना हो, बाद के लिए भी हम यूज में ले सके। ग्रीष्म अवकाश में पहेली और बूझो अपने चाचा के घर गए। पहेली और बूझो कहाँ गए? अपने चाचा के घर। उनके चाचा क्या हैं? एक किसान है। एक दिन उन्होंने खेत में कुछ औजार देखे, जैसे कि खुरपी, दराती, बेलचा, हल इत्यादि। आप जानते हैं इन सारे औजारों को? खुरपी, खुरपी क्या होती है? मिट्टी को खोदने के काम आती है। एक छोटा औजार होता है जो मिट्टी को खोदने के काम आता है। ऐसे दराती, दराती का यूज होता है फसल को काटने के लिए, यूज करते हैं हम। बेलचा क्या होता है? इसका तो मेरे को भी नहीं पता है। हल, हल क्या होता है? खेत को जोतने के काम आता है। बूझो कह रहा है, मैं जानना चाहता हूँ कि हम इन औजारों का उपयोग कहाँ और कैसे करते हैं। हम पढ़ चुके हैं कि सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। सभी सजीवों को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। क्या आपको याद है कि हरे पौधे अपना भोजन किस प्रकार संश्लेषित करते हैं? पढ़ा है हमने पिछले क्लासेस में कि हरे पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके बनाते हैं, खुद बनाते हैं वो अपना भोजन। मनुष्य सहित सभी जंतु भोजन बनाने में असमर्थ हैं। तो जंतुओं के भोजन का स्रोत क्या है? जब हमें पता है मनुष्य अपना भोजन खुद नहीं बना सकते, तो हम मनुष्य और जंतु अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं? कहाँ से प्राप्त करते हैं? हरे पौधों से प्राप्त करते हैं, क्योंकि वो अपना भोजन खुद से बना सकते हैं। परंतु हम अपना भोजन ग्रहण ही क्यों करते हैं? ये भी क्वेश्चन है भाई, कि हम अपना भोजन ग्रहण क्यों करते हैं? क्या जरूरत है हमें भोजन ग्रहण करने की? जीवित रहने के लिए भोजन की जरूरत तो होगी। क्यों? उसके लिए हमें बहुत सारे काम करने होते हैं, हमें चलना फिरना होता है, और श्वसन, पाचन, ये सब करना होता है। उसके लिए हमें किसकी जरूरत होती है? भोजन की। क्योंकि भोजन में क्या मिलता है? हमें ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है। आप जानते हैं कि सभी सजीव भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग विभिन्न जैविक प्रक्रमों जैसे पाचन, श्वसन एवं उत्सर्जन के उत्पादन में करते हैं। देखा, यही बोल रही थी मैं कि सभी सजीवों को भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग, भोजन से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसका उपयोग किस में करते हैं? जैविक प्रक्रमों में करते हैं। अपने जैविक क्रियाओं को चलाने में करते हैं, जैसे कि पाचन करना, भोजन को पचाना, श्वसन, सांस लेना, उत्सर्जन, निकालना, जो वेस्ट मटेरियल है उसे, उसके संपादन में करते हैं। संपादन होता है काम को करना, पूरा संपादित करना, खत्म करना। हम अपना भोजन पौधे और जंतु या दोनों से ही प्राप्त कर सकते हैं, है ना? हम तो अपना जंतुओं से भी प्राप्त करते हैं। जंतुओं से हमें क्या क्या मिलता है? दूध, दही, पनीर, मीट, अंडे, ये सब हमें जंतुओं से मिलते हैं। अब पहेली कह रही है, भोजन का बड़े स्तर पर उत्पादन करना आवश्यक है। एक विशाल जनसंख्या को भोजन प्रदान करने के लिए इसका नियमित उत्पादन, उचित प्रबंधन और वितरण आवश्यक है ना? इसीलिए हम इसका प्रबंधन करते हैं भोजन का। जो हम फसल उगाते हैं उसका प्रबंधन करना क्यों जरूरी है? विशाल जनसंख्या को भी तो देना है। हर कोई तो नहीं उगा सकता ना, हर किसी के पास जमीन भी नहीं है इतनी कि वो उगा सके, और ना ही टाइम है। तो इसके लिए
जो किसान भाई हैं वो उसको उगाते हैं, नियमित उत्पादन मतलब उगाते हैं, नियमित रूप से उत्पादन करते हैं उसका, फिर उचित प्रबंधन करते हैं कि वो खराब ना हो, फिर वितरण करते हैं, फिर उसे अकॉर्डिंगली पहुंचाते हैं। अब है 1.1 कृषि पद्धतियां। क्या पद्धतियां हैं कृषि की, कैसे कृषि होती थी पहले, कैसे अब करते हैं। देखो, लगभग 10,000 ईस्वी पूर्व तक मनुष्य घुमंतु थे। घुमंतु थे मतलब लगातार इधर इधर उधर घूमते रहते थे। वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर भोजन और आवास की खोज में समूह में विचरण करते थे, ग्रुप्स में घूमते रहते थे। विचरण करना मतलब घूमना। वे कच्चे फल और सब्जियां खाते थे और उन्होंने भोजन के लिए जंतु का शिकार करना प्रारंभ किया। क्या खाते थे वो? कच्चे फल खाते थे और कच्ची ही सब्जियां खाते थे और भोजन के लिए जंतुओं का शिकार करते थे और पहले तो कच्चा ही मांस खाते थे। कालांतर में खेती कर चावल, गेहूं एवं अन्य खाद्य फसलों को उत्पादित कर सके, इस प्रकार कृषि का प्रारंभ हुआ। कृषि का प्रारंभ कैसे हुआ? एक सेकेंड। पहले चावल, गेहूं, खाद्य फसलों को उत्पादित किया, फिर ऐसे धीरे धीरे करके और चीजें उगने लगी और कृषि का प्रारंभ हुआ। जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे फसल कहते हैं। ये बच्चों हाईलाइट कर लेना, आप साथ साथ नोट्स बनाते हुए चलना आपको कि फसल किसे कहते हैं। जब एक ही किस्म के पौधों को किसी एक बड़े स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे फसल कहते हैं। उदाहरण भी लिख सकते हैं, गेहूं की फसल, कि खेत में उगाए जाने वाले सभी पौधे गेहूं के हैं। गेहूं की फसल हम तभी बोल सकते हैं ना, तो खेत में उगाए जाने वाले सभी पौधे गेहूं के होंगे। आप जानते हैं कि फसलें विभिन्न प्रकार की होती हैं, जैसे कि अन्न, सब्जियां, फल। जिस मौसम में यह पौधे उगाए जाते हैं उसके आधार पर हम फसलों का वर्गीकरण कर सकते हैं। सारी फसलें हम मौसम के अकॉर्डिंग उगाते हैं ना, कि किस मौसम में हम कौन सी फसल उगा सकते हैं। सर्दियों में हम गेहूं उगाते हैं और बरसात के मौसम में हम मोस्टली चावल उगाते हैं। तो चावल को हम सर्दियों में नहीं उगा सकते, तो मौसम के अकॉर्डिंग पौधे उगाए जाते हैं, ठीक है। और फिर उनका वर्गीकरण किया जाता है, उन्हें बांटा जाता है उसके अकॉर्डिंगली। भारत एक विशाल देश है, यहाँ ताप, आर्द्रता और वर्षा जैसी जलवायु परिस्थितियां हैं, है ना। यहाँ पे कहीं पे ज़्यादा टेम्परेचर है, कहीं पे ज़्यादा नमी है, कहीं पे ज़्यादा वर्षा होती है, मेघालय जैसे राज्यों में। तो यहाँ पे परिस्थितियाँ, जलवायु की परिस्थितियाँ कैसी है हमारी? डिफरेंट डिफरेंट है, क्योंकि बहुत विशाल देश है हमारा। एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में क्या है, ये भिन्न है। अतः देश के विभिन्न भागों में विविध प्रकार के फसलें उगाई जाती हैं। इस विविधता के बावजूद मोटे तौर पर फसलों को दो वर्गों में बांटा गया है। वो इस प्रकार हैं: खरीफ फसलें, रबी की फसलें। ये भी आपको हाईलाइट करना है, क्वेश्चन बना के लिखना है कि खरीफ फसलें क्या होती हैं और रबी की फसलें क्या होती हैं। वह फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है खरीफ फसल कहलाती है। भारत में वर्षा ऋतु सामान्यतः जून से सितंबर तक होती है। वर्षा ऋतु कब होती है भारत में? जून से सितंबर तक। तो जून से सितंबर के बीच में उगने वाली फसलें क्या होती हैं? खरीफ फसलें। धान, धान मतलब वही चावल की फसल। मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास इत्यादि खरीफ फसलें हैं। ऐसे ही दूसरा है रबी फसल। रबी फसल है जो शीत ऋतु में उगाई जाती है, अक्टूबर से मार्च तक। जब ये कट जाती हैं सितंबर के बाद, तो ये उगनी शुरू हो जाती हैं अक्टूबर से मार्च तक। इनको क्या बोलते हैं हम? रबी की फसलें। एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हैं? गेहूं, चना, मटर, सरसों, अलसी रबी फसलें के उदाहरण है। इसके अलावा कई स्थानों पर दालें और सब्जियां ग्रीष्म में उगाई जाती हैं। ग्रीष्म मतलब गर्मियों में, है ना, क्योंकि मार्च के बाद सितंबर जून तक कुछ मंथ्स बचते हैं, कुछ महीने बचते हैं जिसमें खेतों को खाली तो नहीं छोड़ते होंगे
और छोड़ने वाले छोड़ भी देते हैं, जिससे उनकी जो मिट्टी की उपजाऊ शक्ति है वो वापस उसमें आ जाती है। ठीक है बच्चों, देखो आधारित फसल पद्धतियां। अब इसके आधार पे कुछ फसल पद्धतियां हैं, कैसे फसल को उगाते हैं, कैसे मतलब प्रोसेस क्या है फसल उगाने का, स्टेप बाय स्टेप अब वो पढ़ेंगे। धान को शीत ऋतु में क्यों नहीं उगाया जा सकता? धान को शीत ऋतु में क्यों नहीं उगा सकते, ये बूझो क्वेश्चन कर रहा है। धान को बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है, अतः इसे केवल वर्षा ऋतु में ही उगाते हैं। ये रीजन है, ये क्वेश्चन बना सकते हो आप। और इसका आंसर यही है कि क्योंकि धान की फसल ऐसी होती है जिसे बहुत पानी की जरूरत होती है, इसलिए उसे वर्षा ऋतु में ही उगाते हैं। फसल उगाने के लिए किसानों को अनेक पद्धतियां, अनेक क्रियाकलाप सामयिक अवधि में करने पड़ते हैं। कई क्रियाएं करनी पड़ती हैं, एक ही क्रिया से मतलब वो उगता नहीं है। पहले बोना पड़ेगा, फिर पानी देना पड़ेगा टाइम टू टाइम, फिर उनकी देखभाल करनी पड़ेगी, और भी कई चीजें होती हैं। ठीक है, वो हम इसमें पढ़ने वाले हैं। वो क्रियाकलाप आप देखेंगे कि यह क्रियाकलाप उस प्रकार के हैं जिनका उपयोग माली अथवा आप सजावटी पौधे उगाने के लिए करते हैं। ठीक है, वो जो प्रोसेस है वो सेम होती है जैसे कि सजावटी पौधों को उगाने के लिए माली अपनी पौधों को उगाने के लिए करता है। ये क्रियाकलाप अथवा कार्य कृषि पद्धतियां जो आगे दिए गए हैं, क्या है ये? नंबर 1 है मिट्टी तैयार करना। पहले मिट्टी को तैयार करेंगे जिससे उसमें आराम से बीजों को बोया जा सके। फिर उसकी बुवाई करेंगे, उसमें बीज डालेंगे, फिर उसमें खाद और उर्वरक देना, खाद और उर्वरक डालेंगे जिससे उसे कुछ पोषक तत्व चाहिए होते हैं जो पौधे को उसकी वृद्धि के लिए उनकी जरूरतें उसे पूरी हो जाएं। सिंचाई करेंगे मतलब पानी देंगे, फिर खरपतवार से सुरक्षा करेंगे। जो खरपतवार उग जाती है अनएक्सपेक्टेड होती है उसे निकाल देंगे वहां से, फिर उसकी कटाई करेंगे और उचित प्रकार से उसका भंडारण करेंगे। भंडारण करेंगे मतलब उसे अच्छे तरीके से रखेंगे जिससे कि वो खराब ना हो। देखिए पहला स्टेप है मिट्टी तैयार करना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मिट्टी तैयार करेंगे। फसलें उगाने से पहले मिट्टी तैयार करना प्रथम चरण है। मिट्टी को पलटना, इसे पोला बनाना मिट्टी का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। पोला बनाना मतलब उसे हल्की कर देते हैं, उसे पलट के हल्की कर देते हैं। जब मिट्टी फ्लैट होती है बिल्कुल, जब उसके ऊपर कोई हल नहीं चलाया जाता तो वो ज्यादा हार्ड होती है ना, कठोर होती है, तो उस पे सीधा हम बीज नहीं बो सकते, बीज बोएगा ही नहीं, इसलिए उसे पहले पोला किया जाता है, उसे हल्का किया जाता है। उसके लिए पहले उस पे हल वल चलाएंगे तो इससे जड़ें भूमि से गहराई तक जा सकती हैं। इससे क्या होगा, जड़ें भूमि में गहराई तक जाएंगी। तो आपको इस स्टेप में ये सब हाईलाइट करना है कि पहले स्टेप में क्या करते हैं, उसे पलटते हैं, पोला करते हैं मिट्टी को, और कृषि का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। इससे क्या होता है, जड़ें भूमि में गहराई तक जा सकती हैं। ठीक है, पोली मिट्टी में गहराई में धसी जड़ें भी सरलता से श्वसन कर सकती हैं। ये श्वसन में भी आसानी होती है उनकी जड़ों को, जड़ें श्वसन करती है ना मिट्टी से भी, मिट्टी में से भी श्वसन करती हैं जड़ें। पोली मिट्टी में गहराई में धसी जड़ें भी सरलता से श्वसन कर सकती हैं। पोली मिट्टी किस प्रकार पौधों की जड़ों को सरलता से श्वसन करने में सहायक है? कैसे सहायक है भाई, आप खुद सोचो, जब कोई हार्ड मिट्टी होगी तो उसमें जो ऑक्सीजन का लेवल होगा कम होगा, ऑक्सीजन कैसी होगी वहां पे, कम होगी, या फिर वायु बोल सकते हैं हम, वायु का लेवल क्या होगा, कम होगा। जब वो पोली हो जाएगी, जब वो हल्की हो जाएगी तो उसमें वायु ज्यादा होगी, तो वो आसानी से श्वसन कर सकते हैं। समझ आया आपको? ऑक्सीजन नहीं लेती है
पौधे पौधे तो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं ना। ठीक है, आगे देखिए। पॉली मिट्टी मिट्टी में रहने वाले केंचुए और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि करने में सहायक होती है। पॉली मिट्टी में क्या होता है, केंचुए और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि होती है। सूक्ष्म जीव होते हैं जो उसमें, उनकी वृद्धि होती है। यह जीव किसानों के मित्र हैं क्योंकि यह मिट्टी को पलटकर पोला करते हैं और ह्यूमस बनाते हैं। ह्यूमस क्या है, एक तत्व है जिसको पौधे की बहुत जरूरत होती है। ये भी आप हाईलाइट कर सकते हो यहाँ से कि पॉली मिट्टी में क्या होता है, केंचुए और जीवों की वृद्धि करने में सहायक होती है। और ये जीव किसानों के मित्र हैं क्योंकि ये मिट्टी को पलटकर पोला करते हैं और ह्यूमस बनाते हैं। परंतु मिट्टी को पलटना और पोला करना क्यों आवश्यक है, यहाँ ये अलग है, यहाँ तक करना आपको हाईलाइट। आप साथ साथ नोट्स जरूर बना लेना। एक मिनट। आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि मिट्टी में खनिज, जल, वायु और कुछ सजीव होते हैं। पढ़ा है हमने कि मिट्टी में क्या होते हैं, कुछ खनिज होते हैं, जल भी होता है मिट्टी के अंदर नीचे गहराई पे थोड़ा, वायु होती है, कुछ सजीव होते हैं, सूक्ष्म जीव बोला है जिन्हें। इसके अतिरिक्त कुछ मृत पौधे और जंतु भी मिट्टी में पाए जाने वाले जीवों द्वारा अपघटित होते हैं। जब जंतु या पौधे टूटकर उसमें गिर जाते हैं, जंतु जब मर जाते हैं तो उन्हें मिट्टी में दबा दिया जाता है जिससे कि वो अपघटित होकर उनके अंदर भी ऐसे तत्व पैदा हो जाते हैं जो हमारे पौधों के लिए बहुत जरूरी होते हैं। इस प्रक्रम में मृत जीवों में पाए जाने वाले पोषक मिट्टी में निर्युक्त होते हैं। निर्युक्त होते हैं मतलब मिट्टी में मुक्त हो जाते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं। यह पोषक पौधों द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। फिर ये कैसे अवशोषित किए जाते हैं, पौधों द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। अब पौधे कैसे मिट्टी से करेगा, जड़ों से, क्योंकि ऊपरी परत के कुछ सेंटीमीटर की मिट्टी ही पौधे की वृद्धि में सहायक होती है। ये भी इम्पोर्टेंट लाइन है कि ऊपरी परत की सिर्फ कुछ सेंटीमीटर की मिट्टी ही पौधों की वृद्धि में उपयोगी होती है। उसे उलटने और पलटने और पोला करने से पोषक तत्व ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, और पौधे इन पोषक पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं। जब मिट्टी को हम पलटते हैं तो ये पोषक तत्व ऊपर आ जाते हैं और जो पौधे होते हैं वो अपनी जड़ों से आसानी से उन पोषक तत्वों को ग्रहण कर लेते हैं। अतः मिट्टी को उलटना, पलटना और पोला करना फसल उगाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इस मिट्टी को उलटने, पलटने और पोला करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, जुताई कहते हैं, या फिर इसे हल चलाकर करते हैं। हल चलाकर करते हैं इसे हम। ठीक है, जुताई किससे होती है, हल से। खेत को जोतना किससे होता है, हल से। हल पहले लकड़ी के, लोहे के बने होते हैं। यदि मिट्टी अत्यंत सूखी है तो जुताई से पहले इसे पानी देने की आवश्यकता भी पड़ सकती है। अगर मिट्टी कैसी है, ज्यादा ही सूखी है, तो जुताई से पहले थोड़ा बहुत पानी दे सकते हैं जिससे वो थोड़ी नरम हो जाए। जुते हुए खेत में मिट्टी के बड़े बड़े ढेले भी हो सकते हैं। इन्हें एक पाटल की सहायता से तोड़ना आवश्यक है। जब मिट्टी मोटे मोटे टुकड़ों में जब जोतते हैं तो कई बार मोटे मोटे टुकड़ों में टूट जाती है ना, तो उन टुकड़ों को बिल्कुल बारीक करना जरूरी होता है, जिसके लिए हम किसका यूज करते हैं, पाटल का। एक लकड़ी की मैज टाइप होती है वो, जैसे मैज होती है, मैज की तरह काम करती है वो। ऐसे वो खींच खींच के ले जाते हैं उसे किसान अपने ट्रैक्टर से। बुवाई और सिंचाई के लिए खेत को समतल करना आवश्यक है। यह कार्य पाटल द्वारा किया जाता है। उससे क्या होता है, मैज से जो खेत होता है वो समतल हो जाता है बिल्कुल। कभी कभी जुताई से पहले खाद दी जाती है। इससे जुताई के समय खाद मिट्टी में भली भांति मिल जाती है और बुवाई से पहले खेत में पानी दिया जाता है।
पहले खाद क्यों देते हैं कभी कभी, जिससे मिट्टी में अच्छे से जो खाद है मिल जाए, और बुवाई से पहले खेतों में पानी दिया जाता है। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। आज के लिए इतना बहुत है, आगे का चैप्टर अब हम कल पढ़ेंगे। आपको अच्छा लगा तो सेशन को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अब तक बने रहने के लिए।